मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन गुरु यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग को। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हमने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इस क्रम में जो सबसे पहला आयोग आया था वह 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग, या जिसको हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो डिग्री स्तर पर जो शिक्षा की समस्याएं हैं और उसके निराकरण के जो उपाय हैं उसको पे सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। उसके बाद 1952-53 में मुदालियर आयोग, जिसमें माध्यमिक स्तर की जो समस्याएं ही थी उसको सॉल्व करने के लिए, उस समस्याओं को जानने और उसको दूर करने के जो उपाय हैं उसको सुझाने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में गठित किया गया था। लेकिन जो हम चाहते थे, जो जहां तक हम पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंचे नहीं। तो वहां तक जब हम पहुंचे नहीं तो हमको पहुंचने का प्रयास जारी रखना था। और इसी क्रम में सन 1964 ईस्वी में 14 जुलाई सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो तत्कालीन यूजीसी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। चूंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, तो दौलत सिंह कोठारी के नाते इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि 14 जुलाई 1964 ईस्वी को 14 जुलाई 1964 ईस्वी को 14 जुलाई 1964 ईस्वी को क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन जो किया गया, इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी यानी कि डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। इसलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। कोठारी आयोग जो था, इसके जो अध्यक्ष थे ये तत्कालीन जो यूजीसी के अध्यक्ष थे, उस समय ये दौलत सिंह कोठारी जो थे वो यूजीसी के अध्यक्ष थे। तो 14 जुलाई 1964 ईस्वी को कोठारी कमीशन का गठन हुआ। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष बने। उन्हीं अध्यक्ष के नाम पे ही इसको कोठारी आयोग कहा जाता है। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी 17 सदस्यीय ये आयोग था, जिसके 11 सदस्य ये भारतीय थे और 6 सदस्य ये विदेशी थे। 11 सदस्य भारतीय थे और 6 सदस्य इसमें विदेशी थे। उद्देश्य क्या था इसको गठन करने का? इसको जो कार्यक्षेत्र दिए गए कि शिक्षा संबंधी जो नीतियां हैं, शिक्षा के जो राष्ट्रीय प्रतिमान हैं एवं शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर इसको काम करने के लिए, विचार करने के लिए और सरकार को सलाह देने के लिए
इसको नियुक्त किया गया। यानी शिक्षा संबंधी नीतियों, इसमें किसी प्रकार का कोई ना तो डिग्री स्तर, ना तो माध्यमिक स्तर, ना तो प्राथमिक स्तर, शिक्षा संबंधी, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो पूर्व प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वह प्रौढ़ शिक्षा हो, चाहे वह स्त्री शिक्षा हो, चाहे वह कृषि शिक्षा हो, चाहे वह चिकित्सा शिक्षा हो, शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में इसको कहा गया कि तत्कालीन जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का आप अध्ययन करिए और उसके जो दूर करने के उपाय हों उन उपायों को आप सुझाइए। तो इनको जो कार्यक्षेत्र दिया गया वो बहुत ही लंबा चौड़ा इनका कार्यक्षेत्र दिया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो आज तत्कालीन जो समस्याएं हैं और तत्कालीन जो उसके स्ट्रक्चर है, तत्कालीन जो संगठन है, उसका आप गहराई से अध्ययन करिए, उसकी समस्याओं को जानिए और उसको दूर करने के उपाय सुझाइए। दूसरा उद्देश्य इसे कहा गया कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए जो उपाय हों उसको आप बताइए। परंपरागत जो गुण हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, परंपरागत जो गुण है उसको हम सुरक्षित रखते हुए और वर्तमान की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए और जो भविष्य में जो हमारी संभावनाएं बनती हैं उसको जानने के लिए इस आयोग को कार्य दिया गया कि उसी के अनुरूप शिक्षा का प्रबंध किया जाए। किसी भी स्तर की शिक्षा के प्रसार और उसमें गुणात्मक सुधार के लिए। तो उद्देश्य इसका हम कह सकते हैं कि जो इसका उद्देश्य था, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी भी स्तर की शिक्षा, किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए इसको क्या करना था, गहराई से अध्ययन करना था और उसमें जो समस्याएं थी, वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, आने वाले समय में जो भविष्य में हमारे संभावनाएं हैं, भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए एक ऐसा कुछ हमको सुझाव दिया जाए कि जिसको करने के पश्चात भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आ सके। तो इनको एक बृहद कार्य दिया गया, बड़ा कार्य दिया गया कि शिक्षा के हर क्षेत्र में आप हर क्षेत्र का अध्ययन करिए और उनके समस्याओं को बताइए और उनके दूर करने के जो उपाय हों उसको आप सुझाइए। तो इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन का जो विषय इन्होंने बनाया, प्रतिवेदन, तो पहला तो इन्होंने कहा कि निरीक्षण और साक्षात्कार को माध्यम बनाया और दूसरा माध्यम जो इन्होंने बनाया वह प्रश्नावली को बनाया। प्रश्नावली में इन्होंने 5000 लोगों के पास प्रश्नावली भेजा, जिसको 2400 लोगों ने भर करके इसको इनके पास भेजा। तो प्रतिवेदन का मतलब जो इन्होंने समस्याओं को जानने का कार्य किया, गहराई से अध्ययन करने का जो कार्य किया, उसके दो माध्यम इन्होंने बनाए। पहला माध्यम इन्होंने बनाया कि निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब कि वह जगह जगह पर जा करके, इस टीम के जो सदस्य थे वो जगह जगह जाते थे, वहाँ के छात्रों से मिलते थे, वहाँ पे जो प्रशासन के लोग थे उससे मिलते थे, शिक्षाविदों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उस समस्याओं को जानते थे। तो यह निरीक्षण और साक्षात्कार भी से इन्होंने कुछ जानने का प्रयास किया। और दूसरा इन्होंने प्रश्नावली तैयार किया और उस प्रश्नावली को इन्होंने 5000 लोगों के पास भेजा और 5000 लोगों के पास भेजने के बाद 2400 लोगों ने उस प्रश्नावली को भर करके इनके पास वापस भेजा। तो वापस भेजने का जो था उसको फिर इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, ये इनके प्रतिवेदन का जो शीर्षक था। पूछा जाता है कि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था, तो आपको याद रखना है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति कोठारी आयोग का जो प्रतिवेदन था उसका शीर्षक था। और इसको इन्होंने जो प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा 29 जून 1966 ईस्वी को। इसीलिए आपको यहाँ लिखा हुआ मिला है कि 1964 से 1966 तक, यानी 1964 में इनको काम दिया गया
14 जुलाई 1964 को और 29 जून 1966 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन, अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए। तो इस प्रकार से जो इन्होंने प्रतिवेदन सौंपा वह कुल 692 पृष्ठों का था, 692 पृष्ठ का था। और इसके जो भाग थे वो 3 भाग थे। 3 भाग में इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा, यानी 3 खंड में इन्होंने सौंपा। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। इन्होंने जो अपना प्रतिवेदन सौंपा वो 3 खंडों में सौंपा। प्रथम खंड में 6 अध्याय, इसमें इन्होंने 6 अध्याय में अपने सुझाव दिए। दूसरे में 11 अध्याय में इन्होंने सुझाव दिए और तीसरे में 2 अध्याय में इन्होंने सुझाव दिए। तो इस प्रकार से आप देखिए कि प्रतिवेदन इन्होंने 2 आधारों पर उसका पूरा अध्ययन किया, निरीक्षण और साक्षात्कार और प्रश्नावली के द्वारा। उसका जो प्रतिवेदन सरकार को सौंपा गया उसका जो शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, इन्होंने सरकार को सौंपा 29 जून 1966 ईस्वी को। 692 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज था जो 3 खंडों में विभाजित था। प्रथम खंड जो था उसमें 6 अध्याय थे, द्वितीय खंड जो था उसमें 11 अध्याय थे और जो तृतीय खंड था उसमें 2 अध्याय थे। अब अगर इनके प्रमुख सुझावों की हम चर्चा करें तो इन्होंने जो प्रमुख सुझाव दिए वो कौन कौन से दिए, तो सुझावों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सुझावों में इन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहला सुझाव इन्होंने दिया कि शिक्षा जो हो, शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का माना जाए, राष्ट्रीय महत्व का विषय। शिक्षा जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। ऐसा ना हो कि प्रत्येक प्रांत अपना अलग अलग उसके महत्व को निर्धारित करें, उसको राष्ट्रीय महत्व का माना जाए और शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति घोषित होनी चाहिए। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति घोषित होनी चाहिए। तो दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा को की एक राष्ट्रीय नीति घोषित होनी चाहिए जो प्रत्येक प्रांत के लिए अलग अलग ना हो करके सभी प्रांतों के लिए एक जैसा हो, जिससे यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो कि कोई स्टेट अपने यहाँ कोई दूसरे टाइप से उसका सिलेबस बनाया हुआ है और कोई दूसरा स्टेट अपने टाइप से सिलेबस बनाया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के संदर्भ में एक राष्ट्रीय नीति होना चाहिए जो प्रत्येक प्रांत अपने यहाँ उसको लागू करें। और तीसरा इन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाया जाए, नेशनल और स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाया जाए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एजुकेशन एक्ट और जो स्टेट स्तर पे हो वो स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाया जाए। केंद्र एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनावे, एक्ट बनावे और जो स्टेट हो वो स्टेट एजुकेशन एक्ट बनावे। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है CABE, इसको और अधिक उसके पास और अधिक शक्तियां दी जाएं, उसको और अधिक अधिकार दिए जाएं। और फिर इन्होंने कहा कि 1985-86 तक यहाँ कहा कि और अधिकार दिए जाएं। फिर इन्होंने कहा कि 1985 और 86 तक जो छात्रों की संख्या होगी, छात्रों की जो संख्या होगी वो जस्ट दूनी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि 6% यानी कि कुल बजट का 6% उस पर खर्चा किया जाना चाहिए। तो अगला इन्होंने सुझाव दिया कि 1985-86 तक छात्रों की संख्या
भारतवर्ष में दूरी हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी राष्ट्रीय बजट हो उसका 6% शिक्षा पे व्यय किया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए 70% छात्रों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 70% छात्र माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा हो इसी को क्या माना जाए, पूर्ण शिक्षा माना जाए। और 30% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी कि अगर 100% बच्चे जो पूरे के पूरे बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 70% बच्चे डिग्री के सेक्शन में जा करके एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे वो 70% बच्चे जो पढ़ते हैं और अब इंटर के बाद डिग्री सेक्शन में जा करके एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए कि जिससे उनकी जो शिक्षा हुई माध्यमिक स्तर तक की वो पूर्ण मानी जाए। यानी कि वह कहीं जा करके कुछ कर सकें, रोजी रोटी पा सकें, इस टाइप की शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए किया जाए। बाकी के जो 30% बचते हैं जो अब जाके डिग्री सेक्शन में अपना एडमिशन कराएंगे, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, या इन्होंने सिफारिश किया। शिक्षा की संरचना के संबंध में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि 10+2+3, इसका मतलब ये हुआ कि 10 वर्षीय ये सामान्य शिक्षा है जो सबके लिए हो, ये 2 वर्षीय जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो है, और 3 वर्षीय ये स्नातक की डिग्री जो है वह। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का स्ट्रक्चर हो, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर हो, शिक्षा की जो संरचना हो, वह 10+2+3 लागू की जाए। इसके अलावा इन्होंने एक और कार्य किया कि पंचमुखी कार्यक्रम इन्होंने दिया। यानी कि जो शिक्षा के लक्ष्य हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, वह किस प्रकार से पूरे किया जा सकते हैं, उसके क्या लक्ष्य बनाए जाएं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। यानी कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि जिससे बच्चे पढ़ करके और जहां भी जाएं वो कुछ ना कुछ उत्पादन करें, कहीं ना कहीं व्यवसाय करें, कुछ ना कुछ वो कार्य करें। उनके हाथों में ऐसे कौशल दीजिए कि जिससे वो जाएं तो अपना जो व्यवसाय कर सकें, अपना रोजी रोटी वो पा सकें। शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ किया जाए। शिक्षा के द्वारा ऐसी शिक्षा हो कि सामाजिक और जो राष्ट्रीय एकता है उसको सुदृढ़ किया जाए। शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए। शिक्षा ऐसी हो कि जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे समानता, यानी एक दूसरे से कोई भेदभाव ना हो, जो न्याय हो वो सब सही न्याय हो। उसके बाद कहा गया कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास किया जाए। शिक्षा के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास किसका किया जाए? छात्रों का किया जाए। और लास्ट में इन्होंने कहा कि जो भी छात्र हैं उनको आधुनिकता से जोड़ा जाए, यानी शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण किया जाए। शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण किया जाए। ये पंचमुखी कार्यक्रम बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में 2 नंबर में पूछता है कभी कभी कि कोठारी आयोग ने जो पंचमुखी कार्यक्रम दिए थे उसका आप वर्णन कीजिए। तो ये 4 हेडिंग, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। बच्चा पढ़ करके अगर कुछ उत्पादन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि उसका शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, कि वह अपना कोई व्यवसाय, वह कोई रोजगार, वह कोई
कार्य नहीं कर पा रहा है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। दूसरा इन्होंने कहा सामाजिक राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा ऐसी हो जिससे सामाजिक जो एकता है और जो राष्ट्रीय एकता हो उसको सुदृढ़ किया जाए। तीसरा इन्होंने कहा कि लोकतंत्रीय मूल्यों का विकास, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के जो मूल हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय, यह सबको समान रूप से सब पर लागू हो, समानता का व्यवहार हो, कोई भेदभाव ना हो, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथा इन्होंने कहा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक का ऐसा शिक्षा दिया जाना चाहिए कि सामाजिक उत्थान हो, आध्यात्मिक रूप से बच्चा सुदृढ़ हो और आर्थिक रूप से वह संपन्न हो। अगर ये सब नहीं है तो उस शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। और पांचवा जो इन्होंने कहा शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण लाया जाए, यानी अगर जो हम पीछे हमारे जो आवश्यकताएं थी, आज की जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी बदल चुकी हैं। अगर हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तो हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण लाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा जो सुझाव दिए वो त्रिभाषा सूत्र के सुझाव दिए, त्रिभाषा सूत्र। इसके बाद इन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र, कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसको सिखाया जाए, हिंदी सिखाया जाए और अंग्रेजी सिखाया जाए। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे हिंदी सिखाया जाए और एक अंग्रेजी सिखाया जाए और कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा सिखाया जाए। और ये इन्होंने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत दिया कि कम से कम 3 भाषाओं की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को देना चाहिए। तो इसके लिए हिंदी भाषी क्षेत्र और जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है दोनों के लिए इन्होंने अलग अलग प्रावधान किए। अब आता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के उत्थान के लिए इन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए जो बीटीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव में इन्होंने जो सबसे पहला सुझाव दिया कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हों उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए और उसमें जो शिक्षा पे व्यय हो वो कुल राष्ट्रीय बजट का 6% से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो छात्रों की संख्या है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ सबसे पहला इन्होंने कहा कि 6 से 14 आयु वर्ग और इसके लिए निःशुल्क शिक्षा। तो पहला इन्होंने कहा कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हों उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इन्होंने कहा प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा अपव्यय और अवरोधन की समस्या है, इसको रोकने के उपाय किए जाएं। अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय किए जाएं, इन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हों वह 1 किलोमीटर पर और जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय यानी जूनियर विद्यालय हों वो प्रत्येक 3 किलोमीटर पे स्थापित किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक 1 किलोमीटर पर और माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक 3 किलोमीटर, माध्यमिक का मतलब जूनियर हाई स्कूल, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा 11 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे कि जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल नहीं गए, जो प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त की, उसके लिए 1 वर्ष का 11 से 14 आयु वर्ग जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया, प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, 1 वर्ष का साक्षरता कार्यक्रम इसके लिए चलाया जाए। 1 वर्ष का साक्षरता, जो बच्चे विद्यालय नहीं गए और 11 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों के लिए 1 वर्षीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि पिछड़े अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं, यानी कि जो एससी और एसटी के जो बच्चे हैं, एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं।
उनके नज़दीक जा कर के, पिछड़े क्षेत्रों में जा कर के वहाँ विद्यालय खोले जाएँ, जिससे उनके तक पहुँचने के लिए वहाँ विद्यालय आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा कि जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए, अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए। तो यह इन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने ये सारे सुझाव दिए। इन सारे सुझावों की अब इनको जो कार्य दिया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की समस्याओं को जानना और उसको दूर करने के उपाय को सुझाना। और इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा सबसे जो इनका मुख्य पॉइंट था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए और उसी नीति के अनुसार पूरे देश की शिक्षा प्रणाली जो है उसको चलनी चाहिए। इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर ही जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 की, वो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर ही आई। तो हमको इसके आगे पढ़ना है सन 1968 की नई शिक्षा नीति और जो कोठारी कमीशन के सिफारिश पर आया। तो आज हमने सीखा, आज हमने पढ़ा कि कोठारी आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए शिक्षा के उन्नयन के लिए और शिक्षा को और अधिक समृद्धशाली बनाने के लिए। अगली कक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।